ये कहानी एकदम सच्ची घटना पर आधारित है जो लंदन के दो मशहूर माफिया भाइयों की है जिन्होंने एक वक्त पर पूरे शहर पर राज किया था। कहानी शुरू होती है साल 1960 में। लंदन में क्रे ब्रदर्स का एक तरफा नाम चलता था। दोनों भाइयों में बहुत गहरा रिश्ता था। छोटा भाई है रॉन क्रे जो दिखने में काफी खतरनाक है और चश्मा पहनता है। उसका नेचर थोड़ा सनकी और गुस्से वाला है, लेकिन उसे हंसी मजाक भी पसंद है। वहीं बड़ा भाई है रेजी क्रे जो रॉन से बिल्कुल अलग है। वो एक बेहतरीन बॉक्सर है और काफी समझदार माना जाता है। एक सुबह रेजी कॉफी लेकर उन दो पुलिस वालों के पास जाता है जो काफी वक्त से उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो उनका मजाक उड़ाता है और जब वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं तो वो कॉफी फेंक कर अपने ड्राइवर से पूछता है कि फ्रैंक कहाँ है। ड्राइवर बताता है कि फ्रैंक अभी तक सो रहा है। रेजी जब फ्रैंक के घर पहुँचता है तो वहाँ उसकी मुलाकात फ्रैंक की बहन फ्रांसिस से होती है। रेजी को फ्रांसिस पहली नजर में पसंद आ जाती है। वो उससे बातें करता है और कहता है कि अगर फ्रांसिस उसके साथ सैटरडे को डेट पर चले तो वो फ्रैंक की गलती माफ कर देगा। फ्रांसिस मान जाती है। इस बीच रेजी अपने भाई रॉन को जेल से छुड़ाने की कोशिश में लगा है। रॉन को मारपीट के जुर्म में 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में उसे मानसिक रूप से बीमार बताकर पागल खाने भेज दिया गया था। रेजी अपने आदमियों के जरिए डॉक्टर को डराता धमकाता है ताकि डॉक्टर रॉन को बिल्कुल ठीक घोषित कर दे। डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो कमेटी को रिपोर्ट देता है कि रॉन क्रे एकदम सही सलामत है और उसे अंदर रखना पैसों की बर्बादी है। डॉक्टर मन ही मन सोचता है कि आज उसकी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो रेजी को वार्निंग भी देता है कि रॉन की हालत ठीक नहीं है, वो कब गुस्सा हो जाए पता नहीं, इसलिए उसे दिन में 2 बार दवाई जरूर देना। वहीं दूसरी तरफ सैटरडे को फ्रांसिस तैयार होकर रेजी का इंतजार करती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि इन लोगों से दूर रहो क्योंकि वो सब जानती है कि ये लोग माफिया हैं और उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन फ्रांसिस अपनी माँ की बात नहीं मानती और रेजी के साथ उसके क्लब चली जाती है। फ्रांसिस वहाँ की चमक धमक देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसे पता चलता है कि ये पूरा क्लब रेजी का ही है। तभी वहाँ रेजी का एक खास आदमी एल्बी आता है और कहता है कि जैक कुछ जरूरी बात करना चाहता है। रेजी फ्रांसिस को बिठाकर जैक से मिलने जाता है। जैक डरते हुए मानता है कि उसने पैसे चुराकर रेजी की ड्रग्स बेची है ताकि वो अपनी पत्नी के नखरे उठा सके। रेजी बड़े आराम से उसे समझाता है कि सारे पैसे वापस कर देना और फिर बात खत्म होने पर जैक से सिगरेट जलवाने को कहता है। लेकिन जैसे ही जैक सिगरेट जलाता है रेजी उसे एक जोर का मुक्का मारता है और वार्न करता है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो सीधे मौत मिलेगी। इसके बाद रेजी वापस फ्रांसिस के पास जाता है। फ्रांसिस उससे पूछती है, क्या तुम्हें माफिया बनना पसंद है? रेजी कहता है, मैं कोई माफिया नहीं हूँ, मैं तो बस इस क्लब का मालिक हूँ, मुझे पैसा और लोगों की इज्जत पसंद है। अगली सुबह रेजी फ्रांसिस को अपने भाई रॉन से मिलवाने के लिए जंगल में एक कैरावैन के पास ले जाता है। रॉन वहाँ फ्रांसिस का अच्छे से स्वागत करता है। जब रेजी बियर लेने अंदर जाता है तो रॉन और फ्रांसिस बातें करते हैं। फ्रांसिस हैरान होती है कि रॉन अकेला क्यों रहता है। तब रॉन उसे खुलकर बताता है कि वो होमोसेक्सुअल है और उसे मर्दों में दिलचस्पी है। रॉन कहता है कि इंसान को अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए वरना वो कभी खुद को पहचान नहीं पाएगा। रॉन उसे ये भी बताता है कि वो और उसका भाई जल्द ही पूरे लंदन पर राज करेंगे। कहानी अब मोड़ लेती है उनके दुश्मनों की तरफ, रिचर्डसन गैंग जो साउथ लंदन के सबसे खतरनाक लोग हैं। इनका लीडर है चार्ली जो बड़ा ही जालिम है और अपने दुश्मनों को बिजली के झटके देकर तड़पाता है। अगले दिन जब रेजी सड़क से जा रहा था तभी रिचर्डसन गैंग के लोग रेजी को डराने की कोशिश करते हैं और उसे गाड़ी से ठोक देते हैं, लेकिन रेजी डरने वालों में से नहीं था। वो पलटवार करता है और गाड़ी उस रेस्टोरेंट में घुसा देता है जहां चार्ली खाना खा रहा होता है। हालात बिगड़ते देख चार्ली समझौते के लिए जॉर्ज कॉर्नेल नाम के एक बंदे को भेजता है। जॉर्ज रेजी और रॉन से कहता है कि चार्ली उनसे बात करना चाहता है। रॉन को शक होता है कि कहीं ये कोई धोखा तो नहीं, पर जॉर्ज उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है। दोनों तरफ से बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में दुश्मन रॉन को गाली दे देता है, जिसके बाद माहौल और भी गर्म हो जाता है। रॉन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन रेजी उसे रोक देता है और कहता है कि वो 1 घंटे बाद उनसे मिलेंगे। जब क्रे ब्रदर्स रिचर्डसन गैंग के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डराने के लिए बहुत सारे गुंडे खड़े होते हैं। रॉन अपनी गन निकालकर चिल्लाता है, मुझे गन से मुकाबला करना है, तुम जैसे सड़क छाप गुंडों से हाथ पैर नहीं चलाने। लोग समझते हैं कि रॉन पागल हो गया है, इसलिए वो वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन रेजी पीछे नहीं हटता। वो दुश्मन गैंग को मैसेज देता है कि अपने बॉस से कहना कि भड़ में जाए और ये भी साफ कर देता है कि अगर वो पलटवार करेगा तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। रेजी पहले से तैयार था, उसने अपने हाथों में ब्रास नकल्स पहना हुआ था। तभी रॉन पीछे से आता है और अपने हथौड़े से हमला शुरू कर देता है। सामने 10 लोग थे, लेकिन ये दोनों भाई उन सब पर भारी पड़ते हैं और उन्हें बुरी तरह पीट देते हैं। इसी बीच रिचर्डसन गैंग का बॉस चार्ली जब फुटबॉल देख रहा होता है तभी पुलिस वहां छापा मारती है। उसे धोखाधड़ी और मारपीट के जुर्म में
25 ईयर की सजा हो जाती है। इसका फायदा क्रे ब्रदर्स को मिलता है और पूरे लंदन पर उनका कब्जा हो जाता है। अब कहानी में एक नया किरदार आता है, लेस्ली पेन। वो क्रे ब्रदर्स का मैनेजर और ब्रोकर बन जाता है। वो एक क्लब के मालिक को धमकाता है कि वो अपना क्लब क्रे ब्रदर्स को बेच दे। लेस्ली उसे साफ कह देता है कि अगर वो आराम से नहीं माना तो उन्हें दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्रे ब्रदर्स के खौफ की वजह से वो मालिक अपना क्लब बेच देता है। रेजी को लेस्ली पसंद है क्योंकि वो उनका बिजनेस बढ़ा रहा है, लेकिन रॉन को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेस्ली उन्हें बताता है कि अमेरिका का एक बड़ा माफिया डॉन एंजेलो ब्रूनो लंदन में अपना पैर पसारना चाहता है। जब ब्रूनो उनसे मिलने आता है तो वो एक बिजनेस डील ऑफर करता है। वो चाहता है कि क्रे ब्रदर्स उनके कैसीनो और क्लब्स की हिफाजत करें, जो कि असल में उनके काले धंधों का एक पर्दा है। बदले में वो उन्हें 40% हिस्सा देने को कहता है, लेकिन रेजी इतने में नहीं मानता। वो बराबर की हिस्सेदारी यानी 50-50 का सौदा मांगता है। ब्रूनो को समझ आ जाता है कि ये क्रे ब्रदर्स का इलाका है, इसीलिए वो उनकी 50-50 हिस्सेदारी की बात मान लेता है और दोनों मिलकर बिजनेस शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रेजी और फ्रांसिस का रिश्ता गहरा होता जा रहा है, लेकिन फ्रांसिस की मां अब भी रेजी को पसंद नहीं करती। क्रे ब्रदर्स का दबदबा पूरे लंदन में बढ़ चुका है और उनका बिजनेस तेजी से फैल रहा है। लेकिन तभी एक दिन रेजी के नाम का अरेस्ट वारंट आ जाता है और उसे 6 महीने की जेल हो जाती है। रेजी बिना किसी हंगामे के सरेंडर कर देता है। जेल के अंदर एक गार्ड रेजी को परेशान करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि यहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है, पर रेजी दिमाग से काम लेता है। वो गार्ड को बातों में फंसाकर उसकी हथकड़ी की चाबी चुरा लेता है और पानी पीने के बहाने उसे पास बुलाकर वहीं लॉक कर देता है और उसकी अच्छी पिटाई करता है। बाहर रॉन और मैनेजर लेस्ली के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। रॉन एक नई कंपनी खोलने के लिए बिजनेस से 5000 पाउंड मांगता है। लेस्ली मना करता है क्योंकि वो पैसा बिजनेस का है, लेकिन रेजी की गैर मौजूदगी में रॉन ही बॉस है, इसलिए लेस्ली को मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं। जब फ्रांसिस जेल में रेजी से मिलने जाती है तो वो रेजी की हालत देखकर डर जाती है। रेजी उसे बताता है कि उसने गार्ड को सबक सिखाया है और उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फ्रांसिस रोते हुए कहती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए। वो नहीं चाहती कि रेजी माफिया बना रहे। वो चाहती है कि रेजी एक शरीफ आदमी की तरह कोई ईमानदार काम करे। इसी बीच रॉन क्लब में हंगामा खड़ा कर देता है। वो स्टेज पर जाकर मेहमानों को बुरा भला कहता है और उन्हें फेक अमीर बुलाता है। जब रेजी जेल से छूट कर आता है वो सीधा फ्रांसिस के घर गुलाब लेकर पहुंचता है। फ्रांसिस की माँ उसे दरवाजे से भगा देती है, लेकिन रेजी पाइप के सहारे चढ़कर फ्रांसिस की खिड़की तक पहुंच जाता है और उसे प्रपोज करता है। फ्रांसिस 2 शर्तें रखती है। पहली ये कि उसे आजादी चाहिए और दूसरी ये कि रेजी सारे गलत काम छोड़कर ईमानदारी से रहेगा। रेजी वादा करता है और फ्रांसिस शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसी दिन रॉन क्लब का पूरा नक्शा ही बदल देता है और उसे किसी अजीब से थिएटर शो में बदल देता है जो किसी को पसंद नहीं आता। रेजी जब क्लब पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसका सर चकराने लगता है। रॉन ने पूरे क्लब का हुलिया बिगाड़ दिया था। लेस्ली बताता है कि रॉन ने न सिर्फ टैक्स के पैसे बर्बाद किए बल्कि क्लब की कमाई भी उड़ा दी। रेजी का गुस्सा फट पड़ता है और दोनों भाइयों में भयानक बहस शुरू हो जाती है। फ्रांसिस बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉन उसे ताना मारता है और रेजी से कहता है, तेरे दिमाग में अपनी बीवी के अलावा और कुछ नहीं चलता। ये सुनते ही रेजी अपना आपा खो देता है और दोनों भाइयों में खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉन कहता है बोतल का इस्तेमाल मत करना, लेकिन खुद रेजी को गलत जगह पर जोर से पकड़ लेता है। रेजी दर्द से कराह उठता है, लेकिन पलटवार करते हुए रॉन के सर पर सूट डालकर उसे बोतल से इतना मारता है कि रॉन जमीन पर ढेर हो जाता है। फ्रांसिस ये सब देखकर टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा होता है तो रॉन रोता हुआ अपने भाई से माफी मांगता है और कहता है फ्रांसिस के पीछे जाओ, उसे हाथ से मत निकलने देना। रेजी फ्रांसिस को मनाने पहुंचता है और बताता है कि रॉन ने अपनी दवाई नहीं खाई थी, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। फ्रांसिस उसे एक और मौका दे देती है। इधर रॉन अब नाइजीरिया में बिजनेस करने का प्लान बनाता है, लेकिन उनके बड़े पार्टनर्स मना कर देते हैं क्योंकि वो जगह बहुत दूर थी। इस बीच रॉन के प्राइवेट क्लब्स यानी सोने बैठने के अड्डों में शहर के बड़े नेता और बड़े लोग आने लगते हैं। पुलिस के पास इन बड़े लोगों की फोटोज पहुंच जाती हैं, जिनमें सरकार के खास लोग भी होते हैं। इलेक्शंस पास होने की वजह से सरकार डर जाती है कि अगर ये राज खुला तो वो हार जाएंगे, इसलिए वो फिलहाल क्रे ब्रदर्स के जुर्मों पर पर्दा डाल देते हैं। रेजी और भी तेजी से दूसरे क्लब मालिकों को डराकर उनके बिजनेस हड़पने लगता है। रॉन को डर लगने लगता है कि कहीं रेजी उसे अकेला न छोड़ दे, इसलिए वो अपने तरह से दबदबा बनाने के लिए नए क्लब के कर्मचारियों को धमकाता है। वहाँ के लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और क्रे ब्रदर्स पर वसूली का केस दर्ज हो जाता है। क्रे ब्रदर्स के पास बड़े बड़े नेताओं और लॉर्ड्स के ऐसे राज थे कि उन्हें कोर्ट में कोई छू भी नहीं सका। दोनों भाई ये केस जीत गए और अब पूरे लंदन में उनका खौफ इतना बढ़ गया था कि सरकार भी उनसे पंगा लेने से डरने लगी थी। लेकिन वो पुलिस वाला निपर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन निपर एक क्लब में उनका पीछा करते हुए जाता है, लेकिन वहाँ रेजी और रॉन उसे देख लेते हैं और जानबूझकर उसके साथ
फोटो खिंचवा लेते हैं। जब ये फोटो निपर के बॉस के पास पहुंचती है तो बॉस को लगता है कि निपर क्रे ब्रदर्स से मिला हुआ है और वो तुरंत ये केस बंद करने का ऑर्डर दे देता है। अब दिन आता है रेजी और फ्रांसिस की शादी का। फ्रांसिस की माँ, जो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, शादी में मातम की तरह काले कपड़े पहनकर आती है। शादी की रस्में पूरी होती हैं और मेहमान गाने गाने लगते हैं, लेकिन फ्रांसिस की माँ एकदम चुप रहती है। रॉन ये देखकर गुस्से में उनके पास जाता है और उन्हें गाने के लिए कहता है, पर वो फिर भी उन्हें इग्नोर करती रहती हैं। शादी के बाद रेजी ने वादा किया था कि वो ईमानदारी का काम करेगा, लेकिन ये वादा सिर्फ 2 हफ्ते चला। वो फिर से अपने पुराने धंधों में लग गया। रेजी और फ्रांसिस अब रॉन के बार के ऊपर वाले कमरे में रहने लगे थे। नीचे रॉन की लाउड पार्टीज की वजह से फ्रांसिस की नींद हराम हो जाती है। रेजी भी काम के सिलसिले में देरी से घर आने लगता है। फ्रांसिस की जिंदगी अब दुखों से भर गई थी। उसे घर का काम काज ज्यादा नहीं आता था, जिस वजह से रेजी की माँ उसे पसंद नहीं करती थी और उसकी बुराई करती रहती थी। फ्रांसिस को नींद नहीं आती थी, इसलिए उसने नींद की दवाइयाँ खाना शुरू कर दिया था ताकि थोड़ा सुकून मिल सके। रेजी को फ्रांसिस की फिक्र थी, इसलिए उसके बर्थडे पर वो उसे एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करता है। फ्रांसिस बहुत खुश होती है और रेजी से कार चलाना सिखाने को कहती है, लेकिन रेजी कहता है, आज मैं बिजी हूँ, कल सिखाऊंगा। असल में वो लेस्ली पेन के साथ बिजनेस को और बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था ताकि वो लोग और ज्यादा अमीर और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकें। लेस्ली पेन सबको एक नया बिजनेस प्लान समझाता है जिससे परेशानी या कम हो और पैसा ज्यादा मिले। सब मान जाते हैं, लेकिन रॉन को ये पसंद नहीं आता। रॉन कहता है कि उसे परेशानी या और झगड़े पसंद हैं क्योंकि इसी में मजा है। जब लेस्ली उसे समझाने की कोशिश करता है तो रॉन गुस्से में एक ग्लास लेस्ली के सर पर दे मारता है। रेजी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, रॉन तुम हद पार कर रहे हो। रॉन चिल्लाता है कि उसे लेस्ली पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो उनके बहुत सारे राज जानता है। रेजी पलट कर कहता है, तो फिर तो एल्बी और हम सबको भी राज पता है। क्या तुम हम सबको मार दोगे? तुम पागल हो गए हो, जाओ अपनी दवाई खाओ। इसके बाद अमेरिका का एजेंट ब्रूनो रेजी को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। वो साफ कहता है कि रॉन बिजनेस के लिए खतरा बनता जा रहा है और रेजी को उसे रास्ते से हटा देना चाहिए, लेकिन रेजी सख्ती से मना कर देता है और कहता है, वो जैसा भी है मेरा भाई है। ब्रूनो समझ जाता है और बात वहीं खत्म कर देता है। इसी बीच रिचर्डसन गैंग का एक बंदा जॉर्ज कॉर्नेल क्रे ब्रदर्स के इलाके में आकर लोगों को धमकाने लगता है। एक डरा हुआ आदमी रॉन के पास मदद मांगने आता है। रॉन उससे 2000 पाउंड मांगता है और कहता है कि वो जॉर्ज का काम तमाम कर देगा। वो आदमी पहले तो डरता है पर बाद में मान जाता है। रॉन अकेला एक बार में घुसता है और सबके सामने जॉर्ज कॉर्नेल के सर के बीचों बीच गोली मार देता है। जब रेजी को ये पता चलता है वो तुरंत घर भागता है ताकि सबूत मिटा सके। वो रॉन से उसकी गन और खून से सने कपड़े लेता है ताकि उन्हें ठिकाने लगा सके। वो एल्बी को भेजता है ताकि बार में मौजूद गवाहों को डराकर उनका बयान बदलवाया जा सके। रेजी की माँ उसे समझाती है कि रॉन ने चाहे जो भी किया हो वो उसका भाई है और उसे उसका साथ देना होगा। रेजी समझ जाता है और रॉन के पास जाकर दवाई की बोतल रखता है और कहता है, इसे खाना मत भूलना, और फिर वो बाहर के मामले संभालने निकल जाता है। लेकिन अब पुलिस वाला निपर चुप नहीं बैठने वाला था क्योंकि अब मामला सीधा मर्डर का था और उसने फिर से अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। रेजी को पता चलता है कि एक गवाह हीवाट अभी भी अपना बयान बदलने को तैयार नहीं है। वो फ्रांसिस को अपने साथ लेकर उसके पास जाता है। फ्रांसिस रेजी से कहती है कि हीवाट को सच बोलने दो और रॉन को जेल जाने दो, लेकिन रेजी अपने भाई को फंसने नहीं देना चाहता। वो हीवाट को डराता धमकाता है। अगले दिन जब गवाहों को पहचानने की बारी आती है, हीवाट इतनी डरी हुई होती है कि वो कह देती है कि कातिल यहाँ नहीं है। निपर उसे बार बार पूछता है पर वो डर के मारे मना कर देती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। रॉन अब आजाद था। पूरे घर में जश्न का माहौल है, लेकिन फ्रांसिस बिल्कुल खुश नहीं है। वो रेजी से पूछती है कि उसने हीवाट से क्या कहा। रेजी बात टाल देता है। फ्रांसिस कहती है, तुम्हें अपने बच्चों और परिवार की फिक्र होनी चाहिए, पर रेजी उसकी बात अनसुनी कर देता है। फ्रांसिस गुस्से में घर से निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही है और उसकी नई खुली स्पोर्ट्स कार भीग रही है। वो कार की छत बंद करने की कोशिश करती है और रेजी से मदद मांगती है, पर रेजी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, अपनी शक्ल देखो कितनी गंदी लग रही है। फ्रांसिस गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और घर के अंदर चली जाती है। जब वो कपड़े बदल रही होती है, रेजी वहाँ आकर उसके साथ मारपीट करता है। फ्रांसिस टूट जाती है और फैसला करती है कि वो उसे छोड़ देगी। अगले दिन वो अपना बैग लेकर निकलने लगती है, तभी रॉन वहाँ आ जाता है। रॉन उसकी मदद करता है और कहता है, रेजी ने जो किया वो बहुत गलत था। रॉन पहली बार फ्रांसिस से कहता है कि वो उसे सच में पसंद करता है
क्योंकि फ्रांसिस में भविष्य देखने की समझ है। वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। रेजी काफी वक्त तक फ्रांसिस को मनाने की कोशिश करता है और फ्रैंक के घर जाता है। फ्रांसिस बाहर आकर उससे बात करती है। रेजी गिड़गिड़ाता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि वो सब ठीक कर देगा। वो उसे घूमने ले जाने की बात करता है। फ्रांसिस पिघल जाती है और कहती है ठीक है, हम इबिजा चलेंगे। रेजी को पता भी नहीं होता कि अल्बिजा कहाँ है, पर वो हाँ कह देता है। लेकिन फ्रांसिस अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो कमरे के अंदर जाती है और ढेर सारी नींद की गोलियां खाकर सुसाइड कर लेती है। जब रेजी को ये पता चलता है, उसकी दुनिया उजड़ जाती है और वो बुरी तरह टूट जाता है। फ्रांसिस की मौत ने रेजी को अंदर से खत्म कर दिया था। वो उसके फ्यूनरल पर इतनी शराब पीता है कि होश खो देता है। वो फ्रांसिस को उसकी शादी की अंगूठी वापस देना चाहता है, पर उसे पता है कि अब वो कभी नहीं उठेगी। हर दिन रेजी उसकी कब्र पर फूल रखने जाता है, पर फ्रांसिस की माँ उसे दुत्कार देती है और कहती है तूने मेरी बेटी को मारा है, तेरे फूल उसे वापस नहीं ला सकते। इसी बीच रॉन जैक को बुलाता है और उसे 1000 पाउंड का लालच देकर लेस्ली पेन को मारने के लिए कहता है। जैक लेस्ली के घर जाता है, पर उसका निशाना चूक जाता है और गोली लेस्ली की जांघ पर लगती है। जैक डर के मारे गन फेंक कर भाग जाता है। इस नाकाम कोशिश के बाद पुलिस वाला निपर हॉस्पिटल में लेस्ली से मिलता है और उसे सब सच बताने के लिए राजी कर लेता है। लेस्ली अब क्रे ब्रदर्स के खिलाफ गवाह बन जाता है। एक पार्टी के दौरान रेजी वहां पहुंचता है और जैक का इंतजार करता है। जब जैक आता है तो रेजी उस पर चिल्लाता है कि उसने सब बिगाड़ दिया। जैक पलट कर कहता है मैंने कुछ नहीं किया और फ्रांसिस ने मेरी वजह से सुसाइड नहीं किया। फ्रांसिस का नाम सुनते ही रेजी का दिमाग फट जाता है। वो जैक पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर गन अटक जाती है। जैक भागने लगता है, लेकिन रेजी उसे पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है। रॉन पूछता है तूने ऐसा क्यों किया? रेजी उसके कान में फुसफुसाता है क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, चाहे मैं जितना भी चाहूँ। जब उसका खास आदमी एल्बी उसे रोकने की कोशिश करता है तो रेजी उसे भी पीट देता है और सड़क पर बेसहारा घूमने लगता है। कहानी के आखिरी हिस्से में दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेजी को जॉर्ज कॉर्नेल के मर्डर के जुर्म में सजा मिलती है, लेकिन कैंसर की वजह से मौत से सिर्फ 8 हफ्ते पहले उसे जेल से रिहा किया जाता है। 1 अक्टूबर 2000 को उसकी मौत हो जाती है। वहीं रॉन को पागल खाने भेज दिया जाता है, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। इस तरह लंदन पर राज करने वाले क्रे ब्रदर्स का खौफनाक दौर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई तो कमेंट में ये फायर वाला इमोजी जरूर कमेंट करें।